हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आज आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम रखा है डायरेक्टर्स बैच 2.0। यानी कि इससे पहले भी एक बैच लॉन्च किया गया था, उसमें सफलता मिलने के बाद यह बैच लॉन्च किया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। यहां पर ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। और भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्टर्स बैच फॉर यूपीएससी 18 महीने का ये कोर्स रहेगा। इसी के साथ में ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा एक और बैच लॉन्च किया गया है। अगर आपके साथी बंधु एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। ये कोर्स 10 महीने का रहेगा, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, या फिर आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया, आप सभी का अभिनंदन है आज की इस टेस्ट सीरीज में। आज ये हमारा टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 58 रहेगा। तो चलो जी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। मोतीलाल नेहरू 1928 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो क्या यह बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी हां, पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में हो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो जब हम बात करते हैं 1928 के कोलकाता अधिवेशन की, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें आप स्पेशली ये कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, वो अध्यक्षता कर रहे थे। और आप ये कह सकते हैं कि युवा कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई। युवा कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई? तो आप लिख देना कोलकाता अधिवेशन के बारे में, जो कि 1928 में हुआ था। जब हम 1931 के कराची अधिवेशन की बात कर रहे होते हैं, जिसमें अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसमें क्या स्पेशल हुआ था? तो आप कहेंगे इसमें मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई। मौलिक अधिकारों की मांग कब उठाई गई थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यह बिंदु ध्यान में रखना है। और स्पेशली क्या हुआ था कराची अधिवेशन में? तो जैसे आपको पता है ना, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन ने एक समझौता किया था, जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता बोल देते हैं। इस गांधी इरविन समझौते के अनुसार महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने की भी बात कही थी। तो इस गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली थी इस कराची अधिवेशन में। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, वो महात्मा गांधी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे उस समय। तो जाहिर सी बात है, अकेले तो फैसला क्या ही लेंगे, सभी का विचार विमर्श भी तो होना चाहिए। तो सभी कांग्रेस के प्रतिनिधि इस कराची अधिवेशन में इकट्ठे हुए थे। फिर महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौते पर जो बातचीत हुई, सभी ने विचार किया और बाद में इसे सहमति दे दी कि चलो ठीक है, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये जाएंगे वहां पर।
तो ऐसी बातचीत हुई कराची अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो ठीक लिखे हुए हैं। जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 और 2 दोनों जिन्होंने लिखा है उनका बिल्कुल ठीक है। जब हम बात कर रहे होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी ए ओ हयूम के नेतृत्व में। कहां पे हुई? तो आप कहेंगे बॉम्बे में, जिसे हम वर्तमान में मुंबई बोल देते हैं। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जब हम बात करते हैं इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो जाहिर सी बात है 1885 में ही होगा जब इसकी स्थापना हुई थी। और इस पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं WC बनर्जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? अगले साल हुआ 1886 में। इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो कि कहां पे हुआ था? कोलकाता में हुआ। ठीक है। पहला अधिवेशन कहां हुआ? तो जहां पे इसकी स्थापना हुई यानी कि मुंबई में। तो मुंबई में ही इसकी स्थापना हुई, वहीं पर पहला अधिवेशन हुआ। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। जो सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ के देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आप कहेंगे ये तो ठीक लिखा हुआ है। बनावली हरियाणा में है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। तो हमें क्या टिक करना है? जो सही सुमिलित नहीं है वो टिक करना है। तो राखीगढ़ी की जब हम बात कर रहे होते हैं, ये कहां पे है? ये तो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बिंदु ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा ये बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बात कर रहे होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम बात करेंगे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं की। तो सबसे पूर्व में अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो नाम आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहां पर है? तो अभी जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया था यूपी में, तो बिल्कुल ठीक था। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरठ जिला आपको पता ही है यूपी में है। तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर है, जो कि यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे पर कभी बसा हुआ था। जब हम बात करते हैं इसके बारे में, पश्चिमी बिंदु के बारे में, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा ठीक रहेगा? सबसे पश्चिमी बिंदु जिसे हम क्या बोल देते हैं, ये है कहां पे है? ये है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। बलूचिस्तान में एक नदी है दाश्त नदी, उस दाश्त नदी के किनारे बसा हुआ है ये। आप बताएंगे उस जगह का नाम क्या है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन किया था, तो जल्दी से बताएंगे। उसके साथ में अब हम चलते हैं सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदुओं के बारे में जानने के लिए। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो नाम आता है मांडा। और ये मांडा कौन सी नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे ये मांडा चेनाब नदी के किनारे है। कौन से स्टेट में पड़ता है? तो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे मांडा नामक स्थल है। ठीक है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी बिंदु है। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम बिंदु की, तो नाम आता है दायमाबाद का। और ये दायमाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आप कहेंगे परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है।
गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसी के किनारे कभी दायमाबाद विकसित हुआ था। और ये दायमाबाद कौन से राज्य में पड़ता है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है ये, ठीक है ना। इस प्रकार हमें बिंदु ध्यान में रखना है। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ था, बिल्कुल ठीक सटीक बैठ रहा था। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, कालीबंगा। काली यानी कि अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो काली इसका मतलब है काला रंग, और बंगा का मतलब यहां पे लिया गया है चूड़ियां, यानी कि काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ये कालीबंगा। यहां पे कच्ची मिट्टी के हल के साक्ष्य भी हमें यहां से मिलते हैं। तो इस प्रकार हमें कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं, इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहां तक कवर हुआ, बता दिया होगा उम्मीद है आपने क्वेश्चन में। तो चलिए इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सूतकांगेडोर। किसने बताया था सही, कमेंट में बताएंगे किसका ठीक हुआ। तो सूतकांगेडोर ये बलूचिस्तान के दक्षिणतम क्षेत्र में है, दास्त नदी के किनारे। तो चलिए ये पॉइंट आपका कवर हो चुका है। अब आप चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आंध्र महिला सभा के संस्थापक थे, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे किसका नाम आएगा इसमें, जल्दी से बताने का प्रयास करें। जिन्होंने इसमें नाम लिखा होगा दुर्गा भाई देशमुख का, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। दुर्गा भाई देशमुख संस्थापक थी आंध्र महिला सभा की, यानी कि इंग्लिश में अगर हम शब्दों में लिखें तो AMS, आंध्र महिला सभा की स्थापना इन्होंने की। और ये मुख्य रूप से किस रूप में जानी जाती हैं, तो इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई समाज सुधारक वाले काम किए थे। और जैसे आपको पता है ना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो दुर्गा भाई देशमुख ने भी क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। और इन्होंने नेतृत्व कहां पे किया उसका, तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये मद्रास क्षेत्र से जुड़ी थी, जिसकी वजह से इनको क्या कर लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिया गया था। हालांकि महात्मा गांधी को भी कैद कर लिया गया था मई के आसपास में, और बाद में पूरे 1930 तक वो जेल में रहे थे। जनवरी 1931 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। तो इनको भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कैद किया गया था। इन्होंने कई सामाजिक कल्याण से संबंधित संगठनों की स्थापना की थी, जैसे एक का नाम आता है आंध्र महिला सभा, ठीक है। और जैसे बात करते हैं, एक नाम आपने सुना होगा A.K. प्रकाशम, A.K. प्रकाशम का नाम आता है। और एक और व्यक्ति थे देशोधरका, देशोधरका नागेश्वर राव। तो A.K. प्रकाशम और नागेश्वर राव की मदद से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मद्रास क्षेत्र में आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया। बाद में इन्होंने क्या किया, एक पत्रिका का संपादन भी किया था, जिस पर इन्होंने किस तरीके से बातें कही, तो महिलाओं की जो आर्थिक एक स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। और जैसे आपको पता है हमारा भारत का अपना संविधान है, और इस संविधान को बनाने का श्रेय किसको जाता है, हमारी संविधान सभा को जाता है। संविधान सभा में बहुत से उस समय के कद्दावर नेता जुड़े हुए थे, जिनमें से एक नाम इनका भी आता है, यानी कि दुर्गाबाई देशमुख का नाम भी आता है। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा की सदस्य रही। इस संविधान सभा के बारे में अगर हम दो बिंदु जानने का प्रयास करें, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में सीनियरिटी के आधार पे अध्यक्ष को चुना गया। और वो अध्यक्ष कौन थे, तो नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़े थे, इसीलिए इनको क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया।
उसके बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में स्पेशली यह काम किया गया कि अध्यक्ष को चुना गया और वो भी परमानेंट अध्यक्ष को चुन लिया गया। हमारे संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दूसरी बैठक में इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। तो चलो बाकी ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एनी बेसेंट के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और ये 1893 में भारत में आई। इन्होंने भारत में रहना ही शुरू कर दिया। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी क्षेत्र में ये रहने लगी। इनका कहना था कि इनकी कर्म भूमि भारत ही है। भारतीय दर्शन को इन्होंने बेहतरीन तरीके से समझा और भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार भी किया। जैसे आपको पता है 1916 की जब हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तो होम रूल लीग आंदोलन को इन्होंने भी आगे बढ़ाया मद्रास क्षेत्र से। अगले साल 1917 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने का मौका मिला। इसी के साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी। यानी कि इनसे पहले किसी भी महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। तो पहली महिला अध्यक्ष का नाम आए तो किसका नाम लिखेंगे आप? एनी बेसेंट का नाम लिख देंगे। तो बाकी जैसे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सरोजनी नायडू के बारे में जब हम बात करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। और भारत की कोकिला की उपाधि इनको किसने दी थी? तो नाम आता है महात्मा गांधी का। भारत की कोकिला के रूप में लोकप्रिय ये सरोजनी नायडू गोविंद राजुलू नायडू की पत्नी थी। नायडू इनके पति का सरनेम था, इसीलिए कहा जाता है श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है ना। और श्रीमती सरोजनी नायडू हैं जो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी कि इनसे पहले किसी भी भारतीय महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो पहली महिला अध्यक्ष का नाम आए तो एनी बेसेंट का नाम लिख देना। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम आए तो सरोजनी नायडू का नाम आता है। ठीक है। इन्होंने भी महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में क्या किया था? सहयोग किया और गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता के लिए इस संघर्ष में भाग लेने वाली ये पहली महिला बनी, ऐसा भी कहा जाता है। अब चलो जी, आप इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यहां पर दिया गया है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपका ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी 2018 की बात है जब ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके सामने 4 बिंदु लिखे हुए हैं, उन चारों बिंदुओं को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद में बताना कि कौन सा कथन ठीक रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति संगीत हैं। आप कहेंगे जी नहीं, पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि त्यागराज जो हैं उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? भगवान कृष्ण जी का नाम नहीं आएगा, भगवान श्री राम का नाम आएगा। तो पहला पॉइंट जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया था। आप कहेंगे दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक है। कहा जाता है कि इन्होंने कई नए रागों का भी और नई कृतियों का भी क्या किया था? सृजन किया था। इनके द्वारा कई कृतियां भी सृजित की गई। लगभग बात बताई जाती है कि 600 के आसपास, यानी कि नई कृतियां इनकी 600 के आसपास थी। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। आप कहेंगे ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है,
क्योंकि अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन नहीं थे। जब हम अन्नामाचार्य की बात कर रहे होते हैं, अन्नामाचार्य तो बहुत पहले की बात है। इनका जन्म बताया जाता है कि जन्म इनका 1408 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1503 ईस्वी में हुई थी। अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत थे, तेलुगु भाषी संत थे ये। और कर्नाटक संगीत का नाम आपने सुना होगा ना, कर्नाटक संगीत के रचयिता माने जाते हैं ये अन्नामाचार्य, कर्नाटक संगीत के रचयिता, यानी कि इन्होंने ही कर्नाटक संगीत की शुरुआत की थी। दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ माने जाते हैं जिन्होंने संकीर्तन की रचना की थी। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है इन्होंने तिरुमाला, 7 पर्वतों के देवता भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अनेक भजनों की स्तुति भी की। यानी कि चौथा जो पॉइंट है वो ठीक लिखा हुआ है, अन्नामाचार्य ने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में भक्ति गीतों की भी रचना की थी। तो यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं त्यागराज के बारे में, त्यागराज का जन्म तो बहुत बाद में हुआ था, ये काफी बाद की बात है, लगभग बात है ये 1767 ईस्वी की, यानी कि 18वीं शताब्दी में जब यहां पर अंग्रेज आ चुके थे उस समय इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में। और कर्नाटक संगीत को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक महान संगीतज्ञ थे कर्नाटक संगीत के। ठीक है, हालांकि कर्नाटक संगीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, अन्नामाचार्य, जो कि 15वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। त्यागराज ने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। इस प्रकार हमें बिंदु जो ध्यान में रखने हैं कौन कौन से ठीक रहेंगे, तो आपका दूसरा और चौथा जो कथन है वो ठीक है, यानी कि जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, केवल 2 और 4। तो चलो जी, अब बात बताएंगे आप, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसके बारे में आप बताएंगे कौन सा आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझने का प्रयास करना है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से अंग्रेजों के सामने अपनी जो योजनाएं थी वो रखी, अपनी जो मांगे थी वो रखी, लेकिन अंग्रेजों ने उनके मांगों को मानने से मना कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। तो जैसे हम बात करते हैं 12 मार्च 1930 की, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात में अपनी यात्रा शुरू की साबरमती आश्रम से, और फिर वो पहुंचे कहां पर, वो पहुंचे थे दांडी। इनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, दांडी थी। इसी वजह से इनकी यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। और वो 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे, दांडी पहुंचे। और दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया। नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों ने लागू किया था, उस नमक कर अधिनियम को तोड़ दिया। फिर इनके सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई लोग और भी जुड़े। जैसे हम बात कर रहे होते हैं 13 अप्रैल की, यानी कि इनकी दांडी यात्रा पूरी होते ही, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होते ही एक हफ्ते के बाद में 13 अप्रैल 1930 को सी राजगोपालाचारी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, जिनकी यात्रा को हम क्या बोल देते हैं, वेदारण्यम मार्च बोल देते हैं। उन्होंने तमिलनाडु से वो यात्रा शुरू की थी, तिरुचि से, और वो पहुंचे थे वेदारण्यम। ठीक है, लगभग बात है ये 28 अप्रैल की, जब वो वहां पर पहुंचे। अंग्रेजों को लगा कि अब तो क्या है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो रहा है, अगर ऐसा रहा तो फिर तो हमारा यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के अनुयायियों को जेल में डाल दिया गया। मई के आसपास की बात है जब उनको जेल में डाला गया था। ठीक है, फिर महात्मा गांधी 1930 में जेल में ही रहे। ठीक है, जेल में रहे, उनके कुछ अनुयायी भी जेल में रहे। इसी के साथ में आपको पता है 1930 में एक गोलमेज सम्मेलन होने वाला था 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, और उस समय
आपको पता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम आता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले पाए क्योंकि महात्मा गांधी ही उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। तो महात्मा गांधी अगर जेल में है तो कांग्रेस ने इसमें फिर हिस्सा नहीं लिया। महात्मा गांधी को अगले साल छोड़ा गया था। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी रिहा होकर आए। रिहा होने के बाद इन्होंने अपने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ इलाहाबाद में मीटिंग की। उसके ही 2-3 महीने बाद में क्या हुआ था, आपका ये गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। जैसे कि आपको पता लग गया कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर रखी थी, उसी के चलते वो जेल में गए थे। अब 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय जो वायसराय थे इरविन, उनके बीच में एक समझौता हुआ। इसके तहत महात्मा गांधी ने क्या कहा कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार स्थगित कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया इस समझौते के तहत। और दूसरा पॉइंट क्या है, आप याद रखेंगे कि अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, तो महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भी गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी कर दिया, लेकिन क्या मिला उनको? केवल निराशा ही हाथ लगी। ठीक है ना। फिर दोबारा वो आए यहां पर। दोबारा आने के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, लेकिन अब वो बात नहीं बनी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा कांग्रेस ने लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। और ये सब बातें यानी कि गांधी इरविन समझौते को मंजूरी कौन से अधिवेशन में मिली थी? तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 1931 का जो अधिवेशन कराची में हुआ था, उस कराची के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हो रहे 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली थी, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए। और यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको पता है कब हुआ था? तो तारीख आपको बता देते हैं, 7 सितंबर 1931 को हुआ ये। तो इस प्रकार हमें ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा पॉइंट यहां पर ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? संगम युगीन यानी कि संगम युग। तो संगम युग के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं इतिहास कवर करते समय, तो इस प्रकार से हम यहां पर 3 राज्यों की बात करते हैं। ये आपका पांड्य राज्य है, और यहां पर कौन सा राज्य है? यहां पर चोल, और इधर कौन से रहे? चेर। चेर, चोल, पांड्य राज्य का हम जिक्र कर रहे होते हैं संगम युग के दौरान। और यह संगम युग कितने समय तक रहा था? लगभग आप कहेंगे 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का ये टाइम पीरियड माना जाता है, यानी कि 600 सालों का ये मूल रूप से टाइम माना जाता है। 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का टाइम पीरियड संगम युग। संगम युग क्यों कहा जाता है? तो आप कहेंगे यहां पर संगम का मतलब लिया गया है कॉन्फ्रेंस से, यानी हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बैठक। तो ऐसा युग जिसके दौरान बहुत सारी बैठक हुई, और ये बैठक कौन सी भाषा को विस्तार देने के लिए हुई थी? तो आप कहेंगे तमिल। ठीक है। तो तमिल भाषा को संरक्षण मिला था इस संगम युग में। मूल रूप से ये जो संगम हुए यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पांड्य राज्य के संरक्षण में हुई। तो उसी प्रकार उस संगम युग में एक बेहतरीन तमिल से संबंधित व्याकरण रचना लिखी गई जिसका नाम आता है तोलक्कापियम। इस तोलक्कापियम के रचनाकार थे तोलक्कापियर। तोलक्कापियर के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है ये तोलक्कापियम, जिसमें उस समय के आर्थिक और राजनीतिक समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है और व्याकरण की ये मूल रचना है। ठीक है। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। मूल रूप से ये तमिल भाषी जो संत हुआ करते थे, तमिल भाषी जो कवि हुआ करते थे, उनका सम्मेलन हुआ करता था।
जब हम बात कर रहे होते हैं इस शिल्पाधिकारम की, तो शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन आते हैं? तो नाम आता है इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल के द्वारा लिखी गई रचना है। संगम युग का ये आप कह सकते हैं एक महाकाव्य है जो लिखा गया था इलांगो अदिगल के द्वारा। मणिमेखले का नाम जब आता है तो इसकी रचनाकार कौन है? तो नाम आता है शीतले शतनार। शीतले शतनार के द्वारा लिखी गई रचना है मणिमेखले। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। दक्षिण भारत के या फिर आप कहें तमिल साहित्य के महाकाव्य कौन से हैं? तो दो नाम आप लिख देना, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले का नाम। जाम्बवती कल्याणम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कौन से हुए थे? तो नाम आता है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो हैं वो कब से कब तक राजा रहे? तो आप कहेंगे 1509 से लेकर 1529 तक। वो संगम युग के बाद में आपको पता है कौन सा वंश आता है? सुलु वंश। सुलु वंश के बाद में तीसरा वंश जो है ना, तुलु वंश। उस तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली राजा भी हुए और पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा हुए। संगम आप कह सकते हैं, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, इन चारों वंशों में सबसे शक्तिशाली राजा थे कृष्णदेवराय। इन्होंने संस्कृत में भी रचना लिखी थी और उसमें तेलुगु में भी इन्होंने रचना लिखी थी, क्योंकि तेलुगु भाषा को संरक्षण मिला था विजयनगर साम्राज्य के समय में। लेकिन संगम युग की बात करते हैं तो वहां पर तमिल भाषा को संरक्षण मिला। इस प्रकार हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। इनसे संबंधित जिन्होंने ये पॉइंट कवर किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।